हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज मैं रवि झा आपके साथ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर चर्चा करूंगा, जो आपके आगामी झारखंड पीसीएसजे को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर जितने भी सवाल आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं या आने वाले वक्त में किए जाएंगे, वो सभी के सभी सवाल आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप कभी भी किसी भी एक व्यक्ति विशेष या किसी भी पब्लिकेशन के आंसर की के ऊपर तो विश्वास बिल्कुल भी मत करिए। जब कभी भी सवाल आपके सामने आता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन सवालों को पढ़ें, देखें, समझें और ये जानने की कोशिश करें कि उन सवालों का जवाब आपको आपके ही बैरक के किस सेक्शन के, किस क्लॉज के, किस सब क्लॉज के अंदर देखने को मिलता है। तो आइए बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपके साथ सवालों की चर्चा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 केम इनटू द फोर्स ऑन। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सीआरपीसी आपका इनफोर्स में कब आया, इसको लेकर सवाल आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे लगे हाथों आपको बता दूं कि आप किसी भी एक्ट को देख लें, किसी भी कोड को देख लें, तो उसके अंदर अमूमन आपको दो तारीखें देखने को मिलती है। एक वो होता है जिसको कि हम लोग डेट ऑफ एसेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि जिस दिन उसको मंजूरी मिली। और अगर हम सीआरपीसी की मंजूरी की डेट की बात करते हैं तो वो डेट तो है आपकी 25 जनवरी सन 1974। लेकिन जब हम इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कि किस डेट या किस तारीख को ये आपका एप्लीकेबल हुआ, तो वो डेट है आपकी 1 अप्रैल सन 1974। ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे सवाल पर आते हैं तो दूसरे सवाल में ये कहा गया है, द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 अदर दैन दोज रिलेटिंग टू द चैप्टर 8, 10 एंड 11 देयरफॉर शैल नॉट अप्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब यहाँ पे अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पर यूजुअली जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है वो मिलता है आपका स्टेट ऑफ नागालैंड, क्योंकि यहाँ पर नागालैंड और ट्राइबल एरियाज का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम सवाल नंबर 3 की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एक्सटेंड्स। अब आप लोगों को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जिसकी डेट थी 31 अक्टूबर सन 2019, उसके बाद ये जो आपका कोड है ये आपका संपूर्ण भारतवर्ष के ऊपर अप्लाई होता है। उसके अंदर आपका जम्मू एंड कश्मीर को भी शामिल किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तहत कि ट्राइबल एरियाज से आप क्या समझते हैं, तो देखिए, जब आप सीआरपीसी के बैरक के सेक्शन 1 को देखते हैं तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन पार्ट में कहा गया है कि ट्राइबल एरियाज के अंदर जो आपकी स्टेट का जिक्र किया गया है वो आपका स्टेट ऑफ आसाम है। इसका जिक्र आपको पैराग्राफ 20 के संविधान के 6 शेड्यूल के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम सवाल नंबर 5 की बात करते हैं तो बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए कहा गया है, वेयर टू गेट बेल इज अ राइट, ये भी बिल्कुल सही है। वेयर टू गिव बेल इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, अगर वो व्यक्ति सभी कंडीशंस को पूरा करने के लिए तैयार है तो ना सिर्फ ये कोर्ट की ड्यूटीज़ है बल्कि ये ड्यूटी थाने की भी होती है कि उसको जमानत पर रिहा करे। और तीसरा विकल्प है आपका, विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो अगर हम ये बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि इसके तीनों विकल्प सही हैं। हालांकि यहाँ पे जिन्होंने भी इसको प्रिपेयर किया है उन्होंने एक ऑप्शन डाल दिया, नन ऑफ द अबव। तो अगर यहाँ पर हम मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को कंसीडर करें तो वो आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं सेक्शन 2C की, कि सेक्शन 2C आपसे किस बारे में बात करता है, तो ये बात करता है आपसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। और अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की चर्चा करें कि अमूमन ये क्या होता है, तो ये एक ऐसा अपराध है जहाँ पर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और उसके लिए उसको वारंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ये बात अलग है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में भी जो चर्चा की गई है वो आपके सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में ही की गई है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो यहाँ पर भी इसी बात को लेकर चर्चा की गई है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध से आप क्या समझते हैं। तो सीरियस ऑफेंस है, कोई इसमें दो राय नहीं है। ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, तो यहाँ पे जो दूसरा विकल्प है वो आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट माना जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 8 पर आते हैं तो इन अ कॉग्निजेबल केसेस द पुलिस ऑफिसर विल हैव टू पावर टू इन्वेस्टिगेट एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, इन्वेस्टिगेट एंड पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, investigate including the power to arrest without warrant, investigate and arrest without warrant,
ओनली इन्फॉर्मिंग द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन इंक्वायर इनटू ट्राई द ऑफेंस। अब यहाँ पे बेसिकली कॉग्निजेबल ऑफेंस के पावर की बात कर रहा है। तो पावर की बात अगर हम लोग करते हैं तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर क्या होता है? पहली बात कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेगी। दूसरी बात यह है कि उसके पास पावर है कि वो बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकता है। उसके बाद अगर हम लोग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? एक ऐसा अपराध जो असंज्ञेय प्रकृति का होता है, एक ऐसा अपराध जो लेस सीरियस इन नेचर का होता है। और आमतौर पर इसके बारे में आपको देखना ये है कि ये जो प्रावधान है ये आपका कहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको सीआरपीसी के बैरक में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और सीआरपीसी का जो सेक्शन 2 का क्लॉज आपका HIJK, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो के के बाद आपका L ऑप्शन आता है। तो आपके सीआरपीसी के 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है जहां पर आमतौर पे पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार को करने की। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो इसके लिए जो सीआरपीसी का शेड्यूल है फर्स्ट उसको आप देखिएगा। वहाँ पर आईपीसी के जितने भी सेक्शंस यहाँ पर लिखे गए हैं उसके आगे साफ तौर पर बताया गया है कि ये बेलेबल होगा कि नॉन बेलेबल होगा, कंपाउंडेबल होगा कि नॉन कंपाउंडेबल होगा, आपका कॉग्निजेबल होगा कि नॉन कॉग्निजेबल होगा, और अगर आपका ट्रायबल होगा तो किस कोर्ट के द्वारा होगा। उसके बाद यहाँ पे जो अगला सवाल है वो बात करता है आपसे कंप्लेंट की। कंप्लेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसका जिक्र सीआरपीसी के धारा 2D में बताया गया है। कंप्लेंट जनरली हम लोग मजिस्ट्रेट को करते हैं, या आपका ओरल भी हो सकता है या आपका रिटन भी हो सकता है। और बेसिकली आप मजिस्ट्रेट का जो कहते हैं क्या कहते हैं उसको, मजिस्ट्रेट की जो आप कह सकते हैं कि एक आपका उसका रुझान होता है या उसका जो ध्यान होता है वो आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट आपकी कंप्लेंट के ऊपर संज्ञान ले, कॉग्निजेंस ले, तो इसलिए कंप्लेंट आपका रिटन और आपका ओरल दोनों रूपों में आपका दाखिल हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कंप्लेंट क्या होता है, तो अगर हम लोग कंप्लेंट की बात करते हैं तो कंप्लेंट के अंदर ये कहा गया है कि यह आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी हो सकता है या आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड भी हो सकता है। इसमें कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन स्पेशली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसके अंदर किस चीज़ को बाहर किया गया है। तो इसके अंदर जो पुलिस रिपोर्ट है उसको बाहर किया गया है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के लिए ऑलरेडी हमारे पास प्रावधान है 173 जो बात करता है आपकी चार्जशीट की। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 14 को देखते हैं तो ये बात करता है कि इंक्वायरी से आप क्या समझते हैं। तो इंक्वायरी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो यूजुअली मजिस्ट्रेट के द्वारा कंडक्ट की जाती है। बेसिकली मजिस्ट्रेट ये देखना चाहता है कि क्या इस केस के ऊपर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, क्या इसके ऊपर हमें ट्रायल को इनिशिएट करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर हम सवाल नंबर 15 को देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू, तो आमतौर पे यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट का जो व्यू होता है वो क्या होता है, वो व्यू यही होता है कि क्या प्रामा फेसाई कोई केस आपका मेड आउट होता भी है या नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है पॉइंट आउट द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स अंडर द CRPC। अगर इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये कहा गया है इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय द कोर्ट, बिल्कुल सही है। इंक्वायरी इज कंडक्टेड आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस, ये आपका सही नहीं है। इंक्वायरी इज कंडक्टेड प्रायर टू द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये भी आपका सही है। इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट, ये भी आपका सही है। तो अगर इसमें से हम इनकरेक्ट रिस्पॉन्स को देखते हैं तो वो आपका दूसरा होगा जो कहता है कि इंक्वायरी इज कंडक्टेड आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो ये बात करता है कि ऑब्जेक्ट इन्वेस्टिगेशन का क्या होता है। तो अगर हम इन्वेस्टिगेशन के एकमात्र ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसका एक ही उद्देश्य है, वो ये है टू कलेक्ट द एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, यानी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने FIR को लॉन्च किया है उस व्यक्ति के खिलाफ आपको एविडेंस को कलेक्ट करने हैं ताकि आप केस के इन्वेस्टिगेशन को शानदार तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो आमतौर पे ये आपका कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आपकी बिल्कुल भी नहीं है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूजुअली ये आपका होता है पर्टिकुलरली आपका इंक्वायरी, और ये पर्टिकुलरली होता है आपका एक प्रकार से ट्रायल। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि एनी प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग विच इन्वेस्टिगेशन इज टेकन ऑन ओथ इज कॉल्ड, तो आमतौर पे जो आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है
उसी के दौरान इन्वेस्टिगेशन या जो भी आपके एविडेंसेस होते हैं उनको ऑन ओथ कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग समन्स केस की बात करते हैं तो समन्स केस का तात्पर्य एक ऐसे अपराध से होता है जहां पर जो सज़ा है वो यूजुअली आपकी 2 साल तक की ही होती है, या हम कह सकते हैं 2 साल से ज़्यादा की सज़ा आपकी नहीं हो सकती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स, तो आमतौर पर उसको वारंट केस की संज्ञा दी जाती है। अगर हम लोग बात करें कि वारंट केस होता क्या है, तो क्या एक ऐसा केस जहां पर पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, या एक ऐसा केस जहां पर सज़ा का जो टर्म होता है वो 2 साल से ज़्यादा का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वारंट केस एक ऐसा केस होता है जहां पर अमूमन एक जो कन्विक्शन होता है, उस कन्विक्शन की अगर हम उस दौर को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलरली उसके अंदर जो सज़ा है वो आपकी 2 साल से ज़्यादा हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है और डेथ सेंटेंस भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम लोग वारंट केस की बात करते हैं तो वारंट केस के अंदर देखिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया तो फिलहाल यही है कि सज़ा का जो टेन्यूर है वो आपका 2 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विक्टिम शब्द को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि विक्टिम को सीआरपीसी के सेक्शन 2 के क्लॉज WA में डिफाइन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विक्टिम एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सफर्ड होता है किसी भी प्रकार के लॉस से, जो सफर्ड होता है किसी भी प्रकार की इंजरी से, जो लॉस या इंजरी किसी एक्ट या ओमिशन की वजह से कॉस्ट की गई है। और ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पीड़ित है वही विक्टिम होगा, उसके घर वाले, उसके गार्जियंस या उसके लीगल हेयर्स भी विक्टिम की परिभाषा के दायरे में आते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब आपसे पूछा है कि कंप्लेंट को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 2D आपसे यूजुअली कंप्लेंट की बात करता है। अगर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो 2H में इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है। अगर हम पुलिस रिपोर्ट की बात करते हैं तो 2R में पुलिस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। और जब हम विक्टिम की बात करते हैं तो यहाँ पर विकल्प गलत टाइप है, वो आपका W नहीं बल्कि वो आपका WA है। और यहाँ पर आपको लगे हाथों ये भी मैं बता दूँ कि जो विक्टिम का प्रावधान है 2WA में यूजुअली इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है CRPC के द्वारा, क्योंकि ये सेक्शन बाद में इंसर्ट किया गया था सन 2009 में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो ऑफेंस जो आपका वर्ड है ये आपका कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो ऑफेंस जो आपका वर्ड है ये आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के क्लॉज N में। उसके बाद अगला सवाल है कि पुलिस रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, तो आर रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 ऑफ द CRPC, जिसको कि यूजुअली हम लोग चार्जशीट के नाम से जानते हैं, आमतौर पर उसी को पुलिस रिपोर्ट की संज्ञा दी गई है। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भाई बता दीजिए कंप्लेंट को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो अगर आप मैच करेंगे तो कंप्लेंट आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 2 के क्लॉज D में। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 2 के क्लॉज H में। अगर आप बात करते हैं आपके इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी का जिक्र आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 2 के क्लॉज G में। और जब आप विक्टिम की बात करते हैं तो इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है सेक्शन 2 के क्लॉज WA में। उसके बाद थोड़ा सा आगे हम और बढ़ते हैं तो फिर से एक बार आपके सामने एक मैचिंग वर्ड आ रहा है। अगर इंक्वायरी की हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन 2 के क्लॉज G में इंक्वायरी की बात की गई है। उसके बाद अगर हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं तो 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बात की गई है। पुलिस स्टेशन ऐसा कोई भी शब्द यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। पुलिस रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, आपको ऑफेंस दिखाई देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हाँ, प्लीडर जो शब्द है वो आपका डिफाइन किया गया है 2Q में, जो बात करता है प्लीडर होता क्या है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिया गया है वो बेसिकली पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को लेकर बात की गई है, और ये आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के क्लॉज E में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आपका CRPC है किसके द्वारा अमेंड किया जा सकता है, तो देखिए दोस्तों ये पार्लियामेंट के द्वारा भी किया जा सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसका जो मेन फीचर था वो फीचर क्या था, तो कहीं ना कहीं ये जुडिशरी को, क्योंकि उसका एक अलग पार्ट है, तो कहीं ना कहीं ये लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात करता है। ठीक है। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग्स होती है, क्या पावर्स होती है, उसको लेकर बहुत ज़्यादातर बात की गई है। उसके बाद थोड़ा सा आगे हम लोग और चलते हैं तो अब आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत होती है कि ये जो बेसिकली आपका CRPC है ये किस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। क्या ये यूनियन लिस्ट है,
स्टेट लिस्ट है या कंकरेंट लिस्ट है। तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट होते हैं या जो रूल्स होते हैं वो आपका यूनियन के द्वारा भी किया जा सकता है, वो आपका स्टेट के द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़िए तो अब आपको देखने का मौका मिलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द हाई कोर्ट कुड बी अ क्रिमिनल कोर्ट। तो बेसिकली यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा सेक्शन है जो आमतौर पर ये बताता है कि जो हाई कोर्ट है वो भी क्रिमिनल कोर्ट हो सकती है। तो पहली बात आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन इसके अंदर आपको बिल्कुल भी नन ऑफ द दीज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम धारा 6 की बात करते हैं तो धारा 6 में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड का जिक्र आपको देखने को मिलता है। और अगर आप धारा 6 को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पे लाइन लिखी गई है कि बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ अदर देन दिस कोर्ट देयर शैल बी इन एवरी स्टेट फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। तो इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट को उसके परव्यू से बाहर रखा गया है। ये बात अलग है दोस्तों कि हाई कोर्ट अगर चाहे तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो कर सकता है ट्रायल को कंडक्ट, और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने शायद देखा होगा। द नेम ऑफ दैट मूवी इज जय भीम। उसके बाद हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं तो ये बात करता है कि द स्टेट गवर्नमेंट मे बी नोटिफाइड डिक्लेयर एनी स्टेट और टाउन फॉर द पर्पस ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया जिसकी पॉपुलेशन आमतौर पे 10 लाख या उससे ज़्यादा होती है, एक्सीड्स दी 10 लाख, ठीक है। बिलो 10 लाख है तो उसको हम लोग MM की कैटेगरी में या MA की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हु हैज़ द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश द कोर्ट ऑफ सेशन इन एनी डिस्ट्रिक्ट, तो आमतौर पर ये सारी कार्यवाहियाँ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है। ये बात अलग है कि स्टेट गवर्नमेंट आमतौर पर हाई कोर्ट से कंसल्ट करता है। तो ऐसे जितने भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन होगा या कुछ भी होगा, तो हर जगह यूजुअली आपको राज्य सरकार ही सबसे पहले देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हु विल अपॉइंट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे अगर आप इस सवाल को देखते हैं तो बेसिकली ये काम हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। हाई कोर्ट के माध्यम से मैसेज कन्वे किया जाता है और उसके माध्यम से जो भी आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो स्पेशल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, आमतौर पे इनका जो टर्म होता है वो कितने साल का होता है। तो अगर हम इनके टर्म की बात करते हैं तो इनका जो टर्म आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा वो देखने को मिलता है 2 साल का, उससे ज़्यादा का टर्म इनको नहीं दिया जाता है। और ये बात करता है आपके स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। और माफ़ कीजिएगा यहाँ पर मैं गलत बोल गया, यहाँ पर जो इनका टर्म होता है ना अपॉइंटमेंट का, वो किसी भी परिस्थिति में 2 नहीं बल्कि 1 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। और ये जो इनका टाइम पीरियड होता है वो भी यूजुअली हाई कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का प्रावधान आपको CRPC की धारा 13 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हु डिफाइंस द लोकल लिमिट ऑफ द एरिया विद इन विच द जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज हिज पावर, तो जब यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर्स की बात की जाती है तो आमतौर पे वो जो एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर जो व्यक्ति बैठा है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो वो इन सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हु इज़ अथराइज्ड टू अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर अ डिस्ट्रिक्ट, अगर हम डिस्ट्रिक्ट के केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं जिसको कि हम लोग अभियोजन अधिकारी की भी संज्ञा देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आमतौर पे यहाँ पे जैसे कि हाई कोर्ट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में अपॉइंट करता है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की केस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका जो राज्य सरकार है वही आपका अपॉइंट करता है। तो अगर हम बात करते हैं कि एक जिले के कंटेक्स्ट में जो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये किया जाता है आपका राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर अ डिस्ट्रिक्ट unless his name is in the list of the district magistrate, तो बेसिकली ये आमतौर पे एक आपका प्रावधान दिया गया है कि जो DM होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास प्रॉपर एक लिस्ट होती है और उस लिस्ट के अंदर उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके नाम के ऊपर रिकमेंडेशन होती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आपके स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास विशेष रूप से अनुभव हो। तो अनुभव के लिए जो यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा गया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो क्राइटेरिया आपका रखा गया है 10 साल का,
10 साल का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति के पास जो वकालत का अनुभव है वो कम से कम 10 साल का होना चाहिए। आमतौर पे ये कंडीशंस जो आपके डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं उनके लिए भी कंडीशंस होती है कि 10 साल की वकालत का अनुभव होना चाहिए। आमतौर पे ये कंडीशंस आपके स्पेशल जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनके लिए भी यही कंडीशंस को रखा गया है। उसके बाद जब हम धारा 25 की बात करते हैं तो धारा 25 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बात कही गई है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो राज्य सरकार के द्वारा होता है। आमतौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी एपीओज को अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी जिसको कि राज्य सरकार कहते हैं वो भी इनका अपॉइंटमेंट करती है। और आमतौर पे इनके लिए ऐसा कोई एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया नहीं है कि मिनिमम इतने साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। हाँ, कुछ परिस्थितियों में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी एक पर्टिकुलर केस के अंदर ईपीओ अपॉइंट किया जाता है, बशर्ते उस केस के अंदर वो आईयू ना हो, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ना हो, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 कि उनकी जो रैंक है वो कम से कम इंस्पेक्टर से तो ऊपर की होनी ही चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आपके जुवेनाइल होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो आपके कौन से हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं जुवेनाइल की तो जुवेनाइल से रिलेटेड जो आपको सेक्शंस देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है धारा 27। और लगे हाथ तो यहाँ पे देख लीजिए कि जब धारा 27 को आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ committed by any person who at the date when he appears or is brought before the court is under the age of 16 years may be tried by the court of the judicial magistrate। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 16 साल से कम थी और उसने जो अपराध कमिट किया है उसकी सज़ा ना तो डेथ सेंटेंस है ना ही उसकी सज़ा उम्र कैद है। तो यूजुअली ऐसे बच्चों का जो ट्रायल होता है वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है, या जिसको कि हम लोग CJM भी कह सकते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि एन ऑर्डर ऑफ द लाइफ इम्प्रिजमेंट मे बी पास्ड, तो उम्र कैद का जो सज़ा होता है ये सज़ा देने का राइट सेशन जज का होता है। आपको यहाँ पे लगे हाथों ये भी पता होना चाहिए कि जो सेशन जज होते हैं वो यूजुअली एक व्यक्ति को मृत्यु दंड तक की सज़ा भी दे सकते हैं। ये बात अलग है कि उस व्यक्ति को फांसी पर तब तक लटकाया नहीं जाएगा जब तक कि हाईकोर्ट उसकी सज़ा को कन्फर्म नहीं कर देता। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 years मे बी पास्ड बाई विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आमतौर पे बात ये कही गई है कि जो 10 साल तक की सज़ा है वो किस कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है। तो यहाँ पर आइए हम लोग इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हाई कोर्ट है वो कोई भी सज़ा आपको दे सकता है, कोई भी सज़ा मतलब डेथ सेंटेंस। उसके बाद अगर हम लोग एडिशनल और सेशन जज की बात करते हैं तो ये भी कोई भी सज़ा दे सकते हैं, डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं। ये बात अलग है कि जो कन्फर्मेशन है वो आपका होगा हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन जब यहाँ पे हम असिस्टेंट सेशन जज की बात करते हैं तो इनके पास पावर है कि ये किसी भी व्यक्ति को कोई भी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन वो सज़ा किसी भी परिस्थिति में 10 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो एक CJM है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो कितनी सज़ा किसी व्यक्ति को दे सकता है, तो ये किसी भी व्यक्ति को जो सज़ा दे सकते हैं वो किसी भी परिस्थिति में 7 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि जो मजिस्ट्रेट आपके फर्स्ट क्लास होते हैं ये किसी भी व्यक्ति को कोई भी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन वो सज़ा आपकी 3 साल से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। और अगर हम फ़ाइन की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा का ये फ़ाइन इम्पोज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब आज के लिए दोस्तों हम लोग अपने सफ़र को यहीं पर रखते हैं और मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, और वो बात ये कहना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग गलतियाँ करते हैं MCQ को रटने की। आपने खुद देखा कि यहाँ पर मेरे सामने जो PDF खुला इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके ऑप्शंस गलत टाइप हुए, और अगर आप इनके उत्तर माला को देखेंगे तो शायद उसमें कुछ क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जानबूझ के किया जाता है, वो एक ह्यूमन एरर है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि जब कभी भी आप लोग किसी भी MCQ के सवाल को सॉल्व करें तो आपका मेथड ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले उन सवाल को पढ़ें, उनको समझें, जानने की कोशिश करें और ये पता लगाएं कि वो सवाल आपके किस एक्ट के, किस कोड के, किस सेक्शन से पूछा गया है। उसके बाद आपका मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट या 5 मिनट लगेगा, आप उस पूरे के पूरे सेक्शन को गो थ्रू कर लीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका वो सवाल मजबूत हो जाएगा, दूसरी बात उससे मिलते जुलते 2-3 सवाल आपसे अगर और भी पूछे गए तो वो सवाल के आपके प्रॉपर स्ट्रांग हो जाएंगे और ह्यूमन एरर का कोई भी चांस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं
कि झारखंड का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी 100 से ज़्यादा सीटों के लिए नोटिफाई किया जा चुका है और एग्ज़ाम आपका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नवंबर के मंथ में कंडक्ट हो सकता है। झारखंड के लिए स्पेशल टारगेट फॉर IQ पे बैच चल रहा है झारखंड PCSG के नाम से, जहाँ पर मैं रवि झा खुद आपके साथ सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हाल ही फिलहाल में हमने 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है, जिनमें एक है आपका CRPC, दूसरा है आपका एविडेंस एक्ट, तीसरा सब्जेक्ट जो हमने शुरू किया है उसका नाम है आपका द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर आप उस बैच में एनरोल कराना चाहते हैं तो आप टारगेट फॉर IQ के ऑफिशियल नंबर 7500-110-314 पे आप कॉल या मैसेज करके आप चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। मैं यही कहूँगा कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। MCQs को जब भी आप सॉल्व करिए तो अपने आँख कान पांचों इंद्रियों को खोल लीजिए, बहुत अच्छे से समझिए, देखिए कि वो सवाल आपसे क्या पूछना चाह रहा है और उसके बाद ही आप उसके ऊपर आगे प्रोसीड करिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।